नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड कवि, जहां हर किस्सा आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां सदियों से खामोशी चीख रही है, जहां दीवारों पर परछाइयां अब भी जिंदा हैं। तो अगर हिम्मत है, तो आइए मेरे साथ इस अंधेरे सफर में। भानगढ़ की रात के बाद दोस्तों की जिंदगी बदल चुकी थी। कवि, अजय, मोहित और रिद्धि अब भी उस श्राप की गूंज से पीछा नहीं छुड़ा पाए थे। कैमरे का फुटेज मिट चुका था, लेकिन तांत्रिक की हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। एक दिन कवि ने टेबल पर नक्शा फैलाया। उसमें कई लाल निशान बने थे, भारत की सबसे डरावनी जगहें। लेकिन उनमें से एक जगह सबसे गाढ़े लाल घेरे में थी। कवि ने उंगली उस पर रखी और धीमे स्वर में बोला, कुलधरा, राजस्थान का शापित गांव। कहा जाता है यहां कोई रात जिंदा नहीं गुजार पाया। अजय ने हैरानी से पूछा, क्या यह सच है? पूरे का पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया था? कवि ने सिर हिलाया। हां, कहा जाता है गांव वालों ने रातों रात सब छोड़ दिया था और जाते जाते इस जगह को शाप दे गए थे कि यहां कोई बसेगा तो मरेगा। मोहित ने डरते हुए कहा, हम वहां क्यों जाएंगे? भानगढ़ के बाद भी हमें सबक नहीं मिला। रिद्धि ने गहरी सांस ली। नहीं मोहित, हमें जाना होगा। शायद कुलधरा ही उस श्राप का दूसरा हिस्सा है, जिससे तांत्रिक की हंसी अब भी पीछा कर रही है। चारों ने तय किया कि वो राजस्थान की तपती रेतों में छुपे उस शापित गांव का सच जानने निकलेंगे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और उनके सफर की नई डरावनी दास्तान शुरू हो गई। गाड़ी धूल उड़ाते हुए राजस्थान की तपती रेतों से गुजर रही थी। सूरज डूब चुका था और आसमान लाल पीला हो रहा था। रेत की हवाएं चेहरे पर चुभ रही थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत की चेतावनी दे रही हों। कुलधरा के रास्ते सुनसान थे। चारों तरफ सिर्फ वीरानी, न इंसान न कोई आवाज, बस रेत, टूटे फूटे मकान और सन्नाटा। रिद्धि ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह तो भूतिया लग रही है, जैसे यहां समय रुक गया हो। मोहित ने कांपती आवाज में जोड़ा, शायद इसलिए लोग कहते हैं कि यहां कोई रात जिंदा नहीं बिता पाया। गाड़ी गांव के अंदर रुकी। टूटी फूटी हवेलियां, अधूरे खंडहर और तिरछे कंभे हवा में हिल रहे थे। ऐसा लगता था मानो ये गांव कभी जिंदा रहा ही ना हो, बल्कि हमेशा से मरा हुआ हो। अजय ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव में। कहा जाता है यहां हर दीवार, हर गली में एक अनकही कहानी दबे पांव चलती है। आज हम जानेंगे कि ये खामोशी आखिर कहती क्या है। कवि सबसे आगे बढ़ा और टूटी हवेली के दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा कर कर की आवाज करता हुआ खुला और उसी क्षण अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो इतनी तेज थी कि कैमरे का माइक चीखने जैसा शोर रिकॉर्ड करने लगा। रिद्धि पीछे हट गई। ये हवा, ये सामान्य नहीं थी। कवि ने गहरी सांस ली। हमने भानगढ़ में भी देखा था, अलौकिक ताकतें अक्सर खुद को हवाओं और आवाजों से जताती हैं। ये गांव हमें देख रहा है। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। अंदर टूटी हुई चारपाई, जली हुई दीवारें और धूल में दबे बर्तन पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो लोग सब कुछ छोड़कर भागे हों। लेकिन भागते भागते भी उनका डर दीवारों पर छपा रह गया था। अचानक अजय का कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। उसने ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द उभरा, मृत्यु। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। मोहित कांपते स्वर में बोला, मुझे लग रहा है यहां हम अकेले नहीं हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका था। गांव की टूटी हवेलियां अब चांदनी में और भी भूतिया लग रही थीं।
चारों दोस्तों ने कैमरा और टॉर्च निकाली और तय किया कि वो रात यहीं बिताएंगे। रिद्धि ने कांपते हुए कहा, क्या हमें सच में पूरी रात यहीं रहना चाहिए? कवि ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हां। अजय ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, अब हम कुलधरा गांव की पहली रात का अनुभव करने जा रहे हैं। अगर कोई आत्मा यहां है तो वो आज जरूर सामने आएगी। धीरे धीरे ठंडी हवाएं तेज होने लगीं। गांव का सन्नाटा अब और गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर टूटी दीवार, हर गली उन्हें घूर रही हो। मोहित ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो देखो। सभी ने उसकी नजर का पीछा किया। गली के आखिर में टूटी दीवार के पास सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी। रिद्धि का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कोई औरत थी या बस हमारा वहम? कवि ने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर गिरी, वो परछाई गायब हो गई। सिर्फ धूल का गुबार रह गया। अजय ने कैमरे का फुटेज चेक किया। ये देखो, कैमरे में वो परछाई साफ रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसका चेहरा धुंधला है। चारों अब टूटी हुई हवेली में लौटे और कोने में बैठ गए। ठंडी हवाएं खिड़कियों से भीतर घुस रही थी। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, धीरे, भारी, डरावनी। मोहित ने कांपते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? ऊपर तो छत ही टूटी हुई है। अजय ने कैमरा ऊपर किया। लेंस में साफ दिखा। छत पर एक औरत बैठी थी। लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे और उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं। छत पर बैठी औरत की परछाई अब भी कैमरे में साफ दिख रही थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा अब भी अंधेरे में ढका हुआ था। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। रिद्धि कांपती आवाज में बोली, वो इंसान नहीं है। मोहित धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हमने गलती कर दी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक वो औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर चीखी। चीख इतनी तेज थी कि टूटे खंबे हिलने लगे और हवेली की दीवारों से धूल झड़ने लगी। अजय ने तुरंत कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग भर गया और उस लाल रोशनी में उभरा एक शब्द, कुलधरा। धीरे धीरे वो औरत नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके चलना सामान्य नहीं था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैरते हुए चारों की तरफ आ रही थी। कवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मानो इनमें कोई तारा या रोशनी ना हो, बस अंतहीन अंधेरा। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और उससे एक फुसफुसाहट निकली। ये गांव हमारा था, लेकिन हमें जीने नहीं दिया गया। हमें सबको श्राप देना पड़ा। रिद्धि ने डरते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? किसने तुम्हें जीने नहीं दिया? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू खून जैसे लाल थे। उसने धीरे धीरे कहा, कुलधरा कभी सिर्फ वीरान गांव नहीं था, ये हमारी जिंदगी थी, लेकिन उस एक इंसान ने सब तबाह कर दिया। अजय तुरंत बोला, कौन था वो इंसान? औरत की परछाई कांपने लगी। उसकी चीख फिर गूंजी, दीवान सलीम सिंह, जिसकी हवस ने हमें मौत दी। और उसी क्षण हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त अंदर फंस चुके थे। चारों तरफ अंधेरा और हवा की गूंज, मानो पूरा कुलधरा गांव जिंदा होकर उनसे बात कर रहा हो। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। चारों दोस्त अंदर अंधेरे में फंसे थे। सिर्फ टॉर्च और कैमरे की हल्की रोशनी थी। वो औरत अब उनके सामने खड़ी थी, चेहरा खून के आंसुओं से भीगा, आंखें काली और आवाज धीमी लेकिन कांपती। उसने बोलना शुरू किया, मैं पन्ना धाय, कुलधरा की एक बेटी। हमारा गांव कभी खुशहाल था। लोग हंसी खुशी रहते थे, खेतों में फसल लहलहाती थी और मंदिरों में शंख गूंजते थे।
लेकिन सब बदल गया जब दीवान सलीम सिंह ने हमारी जिंदगी में कदम रखा। चारों ने ध्यान से सुना। औरत की आवाज और भारी हो गई। वो जोधपुर का लालची दीवान था। उसकी नजर हमारे गांव की लड़कियों पर थी और एक दिन उसकी हवस ने मुझे चुन लिया। उसने संदेशा भिजवाया कि अगर मैं उसकी हवेली में नहीं आई तो वो पूरे गांव को मिटा देगा। रिद्धि की आंखें भर आईं। हे भगवान! औरत की आत्मा चीख उठी। गांव के लोग मेरे लिए खड़े हो गए। उन्होंने सलीम सिंह को ठुकरा दिया, लेकिन हमें पता था वो बदला जरूर लेगा। और उसी रात पूरा गांव, 85 से ज्यादा घरों के लोग अपना सब कुछ छोड़कर अंधेरे में निकल गए। हमने जाते जाते इस जमीन दीवारों पर उभरते खून के हाथों के निशान धीरे धीरे एक दिशा की ओर फैलने लगे, मानो पूरा गांव अपनी आत्माओं से रास्ता दिखा रहा हो। कवि ने धीमे स्वर में कहा, ये हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। रिद्धि कांपते हुए बोली, लेकिन कहां? तभी वो औरत की आत्मा जमीन से कुछ ऊपर तैर गई और अपनी हड्डी जैसी उंगली एक दिशा में उठाई। उसकी फुसफुसाहट गूंजी, सलीम सिंह की हवेली वही है, इस श्राप की जड़। अजय ने कैमरा मजबूती से पकड़ा। दोस्तों, अब हमें वहीं जाना होगा। यही इस रहस्य की असली कुंजी है। मोहित चीख पड़ा, पागल हो गए हो? भानगढ़ में जान बची थी, अब यहां क्यों मरने जा रहे हो? कवि ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हम सच नहीं जानेंगे तो ये श्राप हमें पीछा नहीं छोड़ने वाला। चारों धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। चांदनी रात में कुलधरा गांव की गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। टूटी फूटी हवेलियों के बीच से गुजरते हुए उन्हें लगा जैसे हर खिड़की, हर दरवाजा उनकी ओर घूर रहा हो। आखिरकार दूर रेत के बीच खड़ी एक विशाल हवेली नजर आई। इसके ऊंचे दरवाजे और काली खिड़कियां हवा में कर्र कर्र की आवाज कर रही थीं, मानो सदियों से बंद ये हवेली अब किसी का इंतजार कर रही हो। रिद्धि ने डरते हुए कहा, ये जगह अलग लग रही है, जैसे पूरा गांव मर चुका हो, पर ये हवेली अब भी जिंदा है। चारों जैसे ही हवेली के सामने पहुंचे, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर से गहरी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सिर्फ एक शब्द गूंजा, स्वागत है। हवेली का दरवाजा कर्र कर्र की आवाज करते हुए धीरे धीरे खुला। अंदर गहरे अंधेरे गलियारे थे, दीवारों पर टूटी हुई पेंटिंग्स और छत से लटकते पुराने झूमर। हवा इतनी ठंडी थी मानो यहां सदियों से सूरज की किरणें नहीं पहुंची हों। अजय ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये है सलीम सिंह की हवेली। कहा जाता है यहीं से शुरू हुआ था कुलधरा का खून खराबा। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया, लाल पगड़ी, काली आंखें और शैतानी मुस्कान। मोहित डरते हुए पीछे हट गया। ये वही होगा, सलीम सिंह। चारों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे और जमीन पर जंग लगे हथकंडे और टूटी तलवारें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी कोई युद्ध हुआ हो। अचानक ऊपर से जोर की धमक आई, मानो कोई भारी चीज छत से गिरी हो। रिद्धि चीखी, कौन है वहां? जवाब में हवेली के अंदर गूंज उठी एक भारी आवाज, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों झड़ हो गए। यह आवाज इतनी भारी थी कि हवा कांप उठी। कवि ने हिम्मत कर कहा, क्या तुम सलीम सिंह हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक झूमर अपने आप जोर से हिलने लगा और गिरते गिरते बीच में रुक गया। और उसी क्षण सामने की दीवार पर एक काली परछाई उभर आई। लंबा कद, चौड़े कंधे और लाल चमकती आंखें। परछाई धीरे धीरे बोली, हाँ, मैं सलीम सिंह हूं और ये हवेली मेरा किला है। तुम चारों यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। भानगढ़ का श्राप तोड़ने के बाद भी अब वो सीधे उस इंसान की आत्मा के सामने खड़े थे जिसकी हवस ने पूरा गांव मिटा दिया था। हवेली के बीचों बीच खड़ी काली परछाई और गहरी होती चली गई। लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। चारों दोस्तों के कदम अपने आप जमीन से चिपक गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ रही हो। सलीम सिंह की आवाज गूंजी,
तुम सोचते हो कि भानगढ़ का श्राप तोड़कर बच जाओगे? नादानों, वो तो बस शुरुआत थी। असली मौत यहीं मिलेगी। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। झूमर हिलते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हजारों कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। दीवारों से चीखने की आवाज आने लगी, सैकड़ों औरतों और बच्चों की चीखें, जो कभी कुलधरा की गलियों में गूंजी थीं। रिद्धि डर से रो पड़ी। ये सब सच है। यहां हर आत्मा कैद है। सलीम सिंह का काला धुआं उठकर अजय की ओर बढ़ा। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उस पर लिखा आया, तेरा शिकार यहीं खत्म होगा। अजय हवा में उठ गया, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो तड़पने लगा। कवि ने चिल्लाकर कहा, सलीम सिंह, अगर तू इतना ताकतवर है तो सामने आ। तभी धुएं से बनी परछाई इंसानी रूप लेने लगी। लाल पगड़ी, भारी मूछें और चेहरे पर वही शैतानी हंसी। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थीं। वो गरजा, मैं सलीम सिंह हूं, जिसे इस गांव की हर आत्मा से डर लगता है, पर यहां राज अब भी मेरा है। उसने हाथ उठाया और जमीन फटने लगी। दरारों से काले धुएं के साए निकलकर चारों दोस्तों को घेरने लगे। हर साया मानो उनके शरीर को खींचकर हवेली में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। मोहित कांपते हुए बोला, हम बचेंगे नहीं, यह हमें मार देगा। कवि ने हिम्मत जुटाई, नहीं, कोई रास्ता होगा। भानगढ़ में भी हमें कुंजी मिली थी, यहां भी कुछ होगा। लेकिन इससे पहले कि वो सोच पाते, सलीम सिंह की आत्मा ने भयंकर हंसी छोड़ी और गरजा, आज रात तुम्हारी आत्माएं मेरे संग्रह में जुड़ जाएंगी। सलीम सिंह की हंसी हवेली की हर दीवार से टकरा रही थी। काले साए चारों दोस्तों को जकड़े हुए थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक अजय का कैमरा अपने आप घूम गया और जमीन की ओर रोशनी डाली। टूटे फर्श में एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था, त्रिशूल और सूर्य का चिन्ह। कवि ने तुरंत चिल्लाया, वो देखो, ये कोई धार्मिक प्रतीक है, शायद यही हमें बचा सकता है। चारों ने मिलकर फर्श पर पड़े भारी पत्थर हटाए। जैसे ही पत्थर हटे, नीचे सीढ़ियां दिखाई दीं, एक गुप्त रास्ता जो हवेली के नीचे उतर रहा था। सलीम सिंह की आत्मा गरजी, नीचे मत जाओ, वो जगह तुम्हारी मौत बनेगी। लेकिन कवि चीखा, अगर तू इतना डर रहा है तो यकीनन वहीं हमारी मुक्ति छुपी है। चारों किसी तरह साए से बचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। हवा भारी और ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, एक छोटा सा मंदिर था। उसमें टूटी फूटी मूर्तियां और दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे थे। बीच में एक काला शिवलिंग रखा था, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। रिद्धि ने कांपते हुए कहा, शिवलिंग को क्यों बांधा गया है? कवि ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शायद यही वो जगह है जहां गांव वालों ने सलीम सिंह की बर्बरता को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अधूरी रह गई थी। अचानक दीवारों पर लिखे श्लोक चमकने लगे। टॉर्च की रोशनी अपने आप तेज हो गई और हवा में गूंजी एक अनजानी आवाज, श्राप तोड़ना है तो जंजीरें तोड़ो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। मोहित कांपते हुए बोला, लेकिन अगर हमने जंजीरें तोड़ी तो क्या होगा? अजय ने गहरी सांस ली, या तो हम मरेंगे या इस श्राप को खत्म करेंगे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे जंजीरों को खोलना शुरू किया। पहले तो वो हिली भी नहीं, लेकिन जैसे ही सबने मिलकर जोर लगाया, जंजीरें कर्र कर की आवाज करती हुई ढीली होने लगीं। सलीम सिंह की आत्मा ऊपर हवेली में पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, उसे मत छुओ, वो मेरी कैद है, मेरी ताकत। चारों दोस्तों ने कांपते हाथों से जंजीरों को पकड़कर खींचना शुरू किया। पहले तो वो हिली भी नहीं, लेकिन जैसे ही सबने मिलकर जोर लगाया, जंजीरें कर्र कर्र की आवाज करती हुई ढीली होने लगीं। सलीम सिंह की आत्मा ऊपर हवेली में पागलों की तरह गरज रही थी, रुको, अगर जंजीरें टूटीं तो तुम सब भस्म हो जाओगे। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, मानो आसमान फट रहा हो। आखिरकार जोर की झंकार के साथ जंजीरें टूट गईं। शिवलिंग पर पड़ा बोझ हटते ही अचानक एक तेज प्रकाश फूटा, इतना तेज कि चारों ने आंखें ढक लीं। हवा भारी हो गई। दीवारों पर लिखे संस्कृत श्लोक सोने जैसी रोशनी में चमकने लगे और शिवलिंग से गूंजी गहरी शक्तिशाली आवाज, सदियों का अन्याय अब खत्म होगा। मंदिर कांपने लगा।
ऊपर हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अजय का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा और स्क्रीन पर लिखा आया, जागरण प्रारंभ हो चुका है। रिद्धि डरते हुए बोली, ये शक्ति कौन है? आवाज गूंजी, मैं वो शक्ति हूं जिसे गांव वालों ने अंतिम रक्षा के लिए यहां बांधा था, पर उनकी प्रार्थना अधूरी रह गई थी। अब तुमने मुझे मुक्त किया है। तभी अचानक सीढ़ियों से काला धूला नीचे उतरने लगा। सलीम सिंह की आत्मा गरजते हुए प्रकट हुई। नहीं, ये मेरा साम्राज्य है, कोई मुझसे ये शक्ति नहीं छीन सकता। उसने अपने हाथ से आग की लपटें निकालीं और मंदिर पर हमला किया, लेकिन उसी पल शिवलिंग से नीली रोशनी का गोला निकला और लपटों से टकरा गया। जमीन हिल गई, दीवारें टूटने लगीं। नीली रोशनी और काले धुएं की भिड़ंत से पूरा मंदिर रणभूमि बन गया। कवि ने चिल्लाकर कहा, दोस्तों, यही मौका है, ये शक्ति हमारी मदद करने आई है। ऊपर से वही भारी आवाज गूंजी, श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो गांव वाले कभी नहीं कर पाए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। दिल धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। नीली रोशनी और काले धुएं की टक्कर से मंदिर गूंज रहा था। पत्थर टूटकर गिर रहे थे, लेकिन शिवलिंग से निकलती शक्ति सबको बचा रही थी। चारों दोस्त रोशनी की तरफ खिंच गए। वहीं से एक गहरी, शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, श्राप तोड़ना है तो सिर्फ कुलधरा नहीं, भानगढ़ की आत्माओं को भी मुक्त करना होगा। कवि ने हैरानी से पूछा, क्या तो ये दोनों श्राप जुड़े हुए हैं? आवाज बोली, हां, भानगढ़ के तांत्रिक की काली विद्या और सलीम सिंह की हवस, दोनों ने मिलकर इस धरती को अपवित्र किया। जब तक दोनों स्थलों की आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, श्राप जिंदा रहेगा। रिद्धि कांपते हुए बोली, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? इतनी सारी आत्माओं को कैसे मुक्त किया जा सकता है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें 2 बलिदान देने होंगे, एक कुलधरा में और एक भानगढ़ में, तभी आत्माएं शांति पाएंगी। अजय हड़बड़ा गया, बलिदान मतलब हमें मरना होगा? आवाज गंभीर हो गई, कभी कभी अंधकार को हराने के लिए प्रकाश को खुद जलना पड़ता है। चारों दोस्तों की रूह कांप गई। मोहित ने डर कर कहा, नहीं, ये पागलपन है। हम क्यों जान दे, हम तो बस खोज करने आए थे। कवि ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये श्राप हमेशा जिंदा रहेगा, और शायद हमें वैसे भी ये जगह जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी सलीम सिंह की आत्मा भयंकर हंसी छोड़ते हुए गरजी, देख लिया, अब समझ गए, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि इंसान अपनी जान देने की हिम्मत नहीं रखते। उसकी लाल आंखें और चमकने लगीं। काले धुएं के साए मंदिर में उतरने लगे। अचानक शिवलिंग से फिर रोशनी फूटी। उस आवाज ने कहा, तुम्हें निर्णय लेना होगा, या तो अपनी आत्माओं को समर्पित करो या हमेशा के लिए इस अंधकार का हिस्सा बन जाओ। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ मुक्ति। मंदिर की नीली रोशनी और सलीम सिंह के काले धुएं के बीच जंग चल रही थी। चारों दोस्त बीच में खड़े कांप रहे थे। हर सेकंड ऐसा लग रहा था मानो मौत पास आ रही हो। आवाज फिर गूंजी, निर्णय लो, एक आत्मा का समर्पण इस धरती को मुक्त करेगा। मोहित चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं मरूंगा, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अजय ने गुस्से से कहा, मोहित, अब कोई और रास्ता नहीं है, देखो चारों तरफ, हम फंस चुके हैं। रिद्धि की आंखों से आंसू बह निकले। हमें क्यों चुना गया? इतने सालों से कोई श्राप को नहीं तोड़ पाया, तो हमें ही क्यों? कवि ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरा दृढ़ था। शायद इसलिए
क्योंकि हम डर के बावजूद सच खोजने यहां आए थे, और अगर किसी को बलिदान देना होगा तो वो मैं दूंगा। तीनों चौंक गए। क्या कवि, तुम पागल हो गए हो? अजय चिल्लाया। कवि मुस्कुराया। मैं ही था जिसने ये सफर शुरू करने का फैसला किया था। अगर इसका अंत जान से चुकाना है तो वो भी मेरा फर्ज है। सलीम सिंह की आत्मा जोर से हंसी। कितना भावुक नाटक है, लेकिन तुम्हारा बलिदान व्यर्थ जाएगा। शिवलिंग से निकली आवाज गूंजी। नहीं, सच्चा समर्पण व्यर्थ नहीं जाता। अगर उसका इरादा पवित्र है तो ये अंधकार टूट जाएगा। रिद्धि ने कवि का हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कवि ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, डर मत, मेरी आत्मा तो जाएगी, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि ये कहानी खत्म हो सके। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर शिवलिंग पर हाथ रखा। रोशनी और तेज हो गई। अजय और रिद्धि चीखे, कभी रुको! लेकिन कवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जैसे शब्द बोले, हे शक्ति, मेरा जीवन ले लो, लेकिन इस श्राप को तोड़ दो। अचानक मंदिर में विस्फोट सी रोशनी छा गई। हवा गूंज उठी। सलीम सिंह की आत्मा दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। काले धुएं के साए तड़पते हुए पीछे हटने लगे और कवि का शरीर जमीन पर निढाल गिर पड़ा। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मंदिर अब भी नीली रोशनी से भरा था। कवि का निढाल शरीर जमीन पर पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अजय और रिद्धि उसके पास दौड़े। कवि उठो, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई थीं। मोहित कांपते हुए पीछे हट गया। हे भगवान, ये सचमुच मर गया। तभी शिवलिंग से निकली शक्ति गूंजी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अंधकार की जड़ हिल चुकी है। उसी पल सलीम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उसका रूप अब पहले जैसा भयानक नहीं था। चेहरा धुंधला पड़ रहा था। आंखों की लाल चमक धीमी हो रही थी। वो चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। सदियों तक कोई मुझे कमजोर नहीं कर पाया, फिर ये चार कीड़े कैसे कर सकते हैं? हवेली की दीवारें हिलने लगीं। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। काले धुएं के साए तड़पकर चीखने लगे और गायब होने लगे। रिद्धि ने आंसू पोंछे और गुस्से से चिल्लाई, ये कवि की कुर्बानी थी। तूने कितनों की जान ली, लेकिन आज पहली बार तेरा आतंक टूटा है। अजय ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर अपने आप शब्द उभरे, पहला बलिदान पूरा हुआ, दूसरा शेष है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। समझ गए कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। कुलधरा की हवेली हिल रही थी, लेकिन बाहर और भी बड़ा अंधकार उनका इंतजार कर रहा था। सलीम सिंह की आत्मा तड़पते हुए बोली, तुम सोचते हो कि जीत गए? हा 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 हा। भानगढ़ अब भी मेरा किला है। जब तक वहां का श्राप नहीं टूटेगा, तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। उसकी परछाई धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। रिद्धि कांपते हुए बोली, इसका मतलब हमें भानगढ़ वापस जाना होगा। अजय ने गहरी सांस ली। हां, कवि ने अपनी जान दी, अब हमें उसकी कुर्बानी को अधूरा नहीं छोड़ना। मोहित जमीन पर बैठ गया। लेकिन अगला बलिदान कौन देगा? सवाल हवा में तैरता रह गया, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था। हवेली की दीवारें जोर जोर से कांप रही थीं। सीढ़ियों से धूल और पत्थर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी हवेली अभी अभी ढह जाएगी। अजय ने कवि के शरीर की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, भाई, तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। अब इस कहानी का अंत हम करेंगे। तीनों किसी तरह टूटती हुई हवेली से बाहर निकले। बाहर की हवा में अब भी सन्नाटा था, लेकिन अजीब सी गंध फैल रही थी, जली हुई मिट्टी और राख की। मोहित कांपते हुए बोला, ये जगह अब और नहीं झोली जाती, चलो यहां से भाग चलते हैं। रिद्धि की आवाज भारी थी। भागकर कहां जाओगे मोहित? अब बचने का रास्ता सिर्फ एक है,
भानगढ़। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। हां, कुलधरा का श्राप हमने हिला दिया, लेकिन अंतिम ताला भानगढ़ में ही टूटेगा। अगर हम लौटे नहीं तो कवि की कुर्बानी अधूरी रह जाएगी। तीनों गांव की सुनसान गलियों से होकर बाहर निकलने लगे। चांदनी रात में टूटी हवेलियों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, लेकिन अब डर से ज्यादा उनके दिलों में कवि की याद और बदले की आग जल रही थी। गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा, सड़क अपने आप धुंधली रोशनी में चमक रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रास्ता दिखा रही हो। रिद्धि फुसफुसाई, ये संयोग नहीं है, ये हमें वापस बुला रहा है। अजय ने गहरी सांस ली। तो तय हो गया, अब हमारी अगली मंजिल भानगढ़ का किला। तीनों ने कदम बढ़ाए और हवा में गूंजी वही भारी आवाज, दूसरा बलिदान भानगढ़ में इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कुलधरा की डरावनी हवेली में कवि की कुर्बानी ने सलीम सिंह की आत्मा को पहली बार कमजोर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि श्राप अब भी जिंदा है और उसका दूसरा ताला भानगढ़ के किले में छुपा है। अब अजय, रिद्धि और मोहित को लौटना होगा उस किले में जहां उनका इंतजार कर रहा है और भी गहरा अंधकार और एक और बलिदान। क्या ये तीनों बच पाएंगे? कौन देगा अगली कुर्बानी? और क्या सदियों पुराना श्राप टूट पाएगा? जानने के लिए तैयार रहिए चैप्टर 3 द रिटर्न टू भानगढ़ में।